हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग आपका डिस्कस करेंगे वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जितने भी लास्ट वीक में हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल और जो स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट न्यूज थे सारे हम लोग कवर करेंगे। इन बिटवीन अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहे किसी भी टॉपिक में, यू जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वीकली करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब भी हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कुछ आपके स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं जिससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर स्पेस में कोई सैटेलाइट गई है या इंडिया ने कोई सैटेलाइट भेजी है या कोई नया इनोवेशन हुआ है इन द स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस सेक्टर्स। ठीक है, उसके अलावा कोई अवार्ड जो अभी मिला है या कोई बुक ऐसी जो आपकी अभी पब्लिश हुई है, तो ये कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए, इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपका बताया गया है, चाइना ने आपका लॉन्च किया है एक स्पेस स्टेशन, क्रू टू दी टाइवांग स्पेस स्टेशन। जैसे हमारे यहाँ का स्पेस स्टेशन आपका क्या है, हमारी स्पेस एजेंसी का नाम है आपका इसरो। तो ऐसे ही हर एक कंट्री की अपनी स्पेस एजेंसी होती है जिसका काम होता है सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजना। तो इंडिया की स्पेस एजेंसी क्या है आपकी, इसरो। यहाँ पर बात किया गया है चाइना को लेके, बिकॉज चाइना ने क्या किया है, सीजो 18 क्रू जो है उसको अभी भेजा है। तो कहाँ से, टाइवांग स्पेस स्टेशन से। ठीक है, अब चलिए कुछ इसके बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। ये आपकी लेटेस्ट एडवांसमेंट है चाइना का स्पेस प्रोग्राम, जिसने ये पर्टिकुलर मिशन को जो है वो भेजा, 100 किया है। तो सक्सेसफुल लॉन्च ऑन दी 3 मेंबर क्रू अब्रॉड इन सुजो 18 स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, ये जो आपका स्पेस क्राफ्ट है ना, इसको आपका डब्ड किया गया है इन दी डिवाइन वेसल्स में, यानी कि लिफ्टेड ऑफ करेंगे एटॉप इन दी लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से फ्रॉम दी जुइक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। तो देखो, जैसे हमारे भी अलग अलग लॉन्च सेंटर्स है ना, आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसको कंपेयर करिए, देन यू विल अंडरस्टैंड। इंडिया में जैसे हमारा स्पेस स्टेशन, तो आपका क्या है, स्पेस एजेंसी तो इसरो है। अलग अलग हमारे यहाँ पर स्पेस स्टेशन है, जैसे श्रीहरिकोटा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वैसे ही चाइना का अपना एक लॉन्च सेंटर है जिसका नाम है आपका जुक्यान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। तो यहां से आपका चाइना इस सुजोन 18 जो है इसको आपका भेजेगा। यू कैन सी दिस इज अ पर्टिकुलर सैटेलाइट, ये पर्टिकुलर लॉन्च मिशन जिसको ये सेंड करेगा सक्सेसफुल, एक 3 मेंबर्स क्रू का है जो कि अब्रॉड में सुजो 18 एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो चलिए, अगर एग्जाम में आता है आप पर्टिकुलरली कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर मिशन और किस कंट्री का ये है, आपके एग्जाम में सिंपल ये पूछेंगे कि कौन सी कंट्री का, तो आपको ध्यान रखना है चाइना ऐसी कंट्री है जिसने इसको आपका लॉन्च किया है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ईएएम, यानी कि ईएएम का मतलब क्या है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो अभी प्रेजेंट में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, जयशंकर। तो इन्होंने अभी रिसीव किया है एक बुक जिसका नाम है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस, ये है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है एस जयशंकर। इन्होंने अभी रिसीव किया है बुक इंडिया न्यूक्लियर टाइटन। यू कैन सी, ये आपकी बुक, इनकी बुक इंडिया न्यूक्लियर टाइटन। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये बुक एक्चुअली है क्या। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने अभी रिसीव किया है अ कॉपी ऑफ बुक जिसका नाम है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन। ये एडिटेड बाय दी सौम्या अवस्थी एंड सरभा बोरोना। ये क्या है, ये जो बुक है एक्चुअल में, इस बुक में क्या बताया गया है, न्यूक्लियर के बारे में आपको पता होगा। अगर ऐसे में आपको बहुत बेसिक टर्म में समझाऊं तो जैसे सेल, न्यूक्लियस आपने पढ़ी होगी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। ऐसे ही हमारे एटम्स में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ये बुक है ये आपका ट्रेसेस करेगी द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया। इस बुक में बताया है कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ इंडिया हुआ है इनटू अ न्यूक्लियर स्टेट, वाइल इसमें कुछ हाईलाइट करे गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट रोल जो कि प्ले करे गए थे हमारे रिनाउंस्ड, एक बहुत ही फेमस जिनका नाम था होमी भाभा, विक्रम साराभाई, अब्दुल खान एंड उसके अलावा के सुब्रमण्यम एंड कुछ अमंग अदर्स। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, अगर बुक का नाम आता है इंडिया न्यूक्लियर टाइटन, तो किसने रिसीव किया है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो अभी प्रेजेंट में हमारे हैं एस जयशंकर। और यहाँ पे ध्यान रखना है इस बुक में एक्चुअल में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे आपके ट्रेसेस बताए गए हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, रिसेंट में हमारे सुधीर कक्कर जो है
ये बहुत ही फेमस पर्सन है। क्यों फेमस है? बिकॉज फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी हम इनको बोलते हैं, तो इसलिए इनका नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। बिकॉज द निक नेम जो भी हम लोग किसी भी ग्रेट लीडर को देते हैं ना, तो दे कैन डायरेक्टली आस्क कि फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कौन है, या रिसेंट में जिनकी डेथ हुई थी वो पर्सन कौन थे। तो ये अभी रिसेंटली ये पास्ट अवे, अभी इनकी डेथ हुई है। ये आपके द वर्ल्ड लॉस दी सुधीर कक्कर, तो अभी दुनिया ने इनको खोया है। यू कैन सी ये पर्सन है आपके जिनकी डेथ हुई है। ये कौन थे? ये आपके एक रिनाउंस राइटर थे, उसके अलावा कल्चरल क्रिटिक्स करते थे, एंड फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी थे, जो अभी रिसेंटली पास्ट अवे हुए एट द एज ऑफ 85। जो इनकी पूरी लाइफ थी ना कक्कर की, इन्होंने आपका वर्क किया एक गैप को फिल करने में बिटवीन दी वेस्टर्न और ईस्टर्न थॉट्स के बारे में। आज हम जो हैं वो वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, हम अपना इंडियन कल्चर भूल के हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए वेस्टर्न कल्चर्स में कुछ चीजें अच्छी हैं जो हमें लेनी चाहिए, लाइक वी आर गोइंग फॉर दी वेस्टर्न एजुकेशन। तो वेस्टर्न एजुकेशन जब आया, वेस्टर्न थॉट्स जब आए, तो बहुत सारी चीजें बदली भी। तो इनका जो मेन पर्पस था, तो इनका मेन पर्पस था कि जो एक गैप है ना ये ईस्टर्न और वेस्टर्न थॉट्स के बीच में, उनको इन्होंने फिल करने की कोशिश करी और लीव करे कुछ बहुत ही ज्यादा इंडेसेबल मार्क्स फॉर द फील्ड ऑफ साइकोलॉजिस्ट साइको एनालिसिस इन इंडिया। तो इंडिया के पूरे एनालिसिस को करने में, इंडिया के पूरे चीजों को डेवलप करने में, कैसे हम इस गैप को कम क्रिएट कर सकते हैं और आने वाले यूथ को हम एक अच्छा मैसेजेस दे सकते हैं, उसके लिए ये बहुत सारी अलग अलग राइटर्स थे, बहुत अच्छी बुक लिखते थे, कल्चरल क्रिटिक्स थे, इसीलिए हम इनको बोलते थे फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। तो यू शुड नो द नेम, कौन है? सुधीर कक्कर, रिसेंटली जिनकी आपकी डेथ हुई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देखिए इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन भी जो है ना सबसे लाइटेस्ट गैस है, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन के बारे में, और कार्बन जो है वो सबसे एबेंडेंट गैस है। एबेंडेंट का मतलब होता है बहुत इजीली अवेलेबल होने वाली गैस हमारी कार्बन है। अब हाइड्रोजन भी अलग अलग तरह के होते हैं, ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ये ब्लैक हाइड्रोजन, ये इसके टाइप्स है। तो यहाँ पर हम लोग मेनली बात कर रहे हैं जो ये ब्लू नाम ग्रीन नाम दिया गया है, तो आप इसके नाम से समझिए ब्लू हाइड्रोजन की वाटर से, ब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर को। तो ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्रीन का मतलब क्या है? कोई इन्वायरमेंटल रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही होगी इस पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन को लेके एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको समझाया कि ये बेसिकली आपका इन्वायरमेंट की क्लीननेस के रिलेटेड होगा, बिकॉज ग्रीन नाम ही उसका दिया है। तो इंडिया ने यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, जिसमें वो इनॉग्रेट करेगा फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इन दी 1500 मेगावाट, जो कहां से करेगा? देखो इसका अगर शॉर्ट में नेम ध्यान रखना है तो ध्यान रखना NJHPS, इसका मतलब है आपका नाथप्पा जकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। तो हाइड्रो का मतलब जनरली क्या होता है? कहीं पे भी आपका ये वर्ड आता है तो हाइड्रो का मतलब होता है आपका वाटर। ठीक है, तो ये कहां पर है? ये पावर स्टेशन आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, जो कि स्प्रेडेड है बाय द सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा। ये प्रोजेक्ट जो है ये इसका मेन एम है कि ये प्रोड्यूस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन को थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू। मैंने आपको बताया ना अलग अलग एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो डिग्रेडेशन है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो जैसा नाम में था ग्रीन हाइड्रोजन, वही इसका काम है कि इसको बेसिकली आपको ध्यान रखना है एक लाइन में। ग्रीन हाइड्रोजन जो मल्टीपर्पज प्रोग्राम लाया गया उसका काम क्या है? उसका एम है कि वो प्रोड्यूस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन थ्रू दी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की उससे। क्लियर? चलिए कहां पर कर रहे हैं ये आप ध्यान रखना, स्टेट इन दी हिमाचल प्रदेश। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, अभी आपकी एक बहुत ही फेमस जो है वो मूवी आई थी, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रही थी, क्योंकि इसके बिकॉज ऑफ इसमें जो कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था रोल। तो देखो रणदीप हुड्डा को अभी ऑनर मिला है विद दी लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड से। तो रणदीप हुड्डा की अभी एक बहुत ही फेमस मूवी आई थी। एनीवन कोई बता सकते हैं इनकी मूवी का नाम क्या था? इनकी मूवी जो अभी आपकी आई थी उसका बेसिकली आपका नेम था उसका बेसिकली आपका जो नाम है वीर सावरकर करके इनकी एक मूवी आई थी। यू कैन सी ये इनकी जो ये जिसमें इन्होंने आपका ये रोल प्ले किया था। हमारे वीर सावरकर जो थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे,
तो उनको लेके यहाँ पर मूवी बनाई गई थी आपकी, जिसमें इन्होंने आपका मेन रोल किया था। ये एक प्रेस्टिजियस सेरेमनी थी जो कि अभी मुंबई में हुई थी दीननाथ मंगेशकर के यहाँ पे, जिसमें जो आपके एक्टर है रणदीप हुड्डा, उनको ये बेस्ट फूड अवार्ड दिया गया है विद द लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड। तो ध्यान रखना कि एग्जाम में देखे ना कि रिसेंटली कौन से मूवी है या फिर कौन से एक्टर हैं जिनको दीननाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है हमारे ये पर्टिकुलर लीडर जिनका नाम है रणदीप हुड्डा, जिन्होंने आपकी वीर सावरकर जो मूवी करी थी। वीर सावरकर हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे जिनके ऊपर इन्होंने स्टोरी बनाई गई है, पूरा उस मूवी में दिखाया गया है। तो ये जो ऑनर है ये रिकॉग्नाइज करता है एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू दी इंडियन सिनेमा एंड इन रिसेंट फिल्म ये वीर सावरकर जो अभी इनकी आई थी स्वतंत्राया वीर सावरकर, पूरी मूवी का नाम आपका ये था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को लेके। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल आपका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको समझते हैं। देखिए इस आर्टिकल में आपको बोला गया है सेबी। नाउ पहले तो आपको समझना है कि व्हाट इज एक्चुअली सेबी। सेबी आपकी है एक बोर्ड है, जैसे आरबीआई है, आरबीआई का अपना काम है, बैंकर्स ऑफ द बैंक है, उसका काम ही है पूरे बैंकों को लोन प्रोवाइड करना, जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन आए तो हेल्प करना। ऐसे ही एक अनदर बॉडी है जिसका नाम है आपका सेबी। सेबी का फुल नेम है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने अभी अप्रूव किया है एक पर्टिकुलर रेटिंग यूनिट को। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रेटिंग यूनिट क्या है, जिसका नाम है आपका क्रिसिल ESG। क्या होता है देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको बहुत बेसिक टर्म में कुछ चीजें समझाऊंगी बिफोर इसमें जाने से पहले। देखो एक रेटिंग एजेंसी अलग अलग चीजों को रेट किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल आप किसी मूवी को रेट करते हैं कि 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, तो इससे आपको क्या आइडिया मिलता है। अगर मैं किसी मूवी को 5 स्टार रेट कर रही हूँ, इट मीन्स कि वो मूवी काफी अच्छी है। अगर मैं किसी को 3 स्टार या 2 स्टार रेट कर रही हूँ, उसका मतलब है कि उसमें थोड़ी बहुत कमियां है। तो सेम ऐसे ही जब भी आप सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट में या स्टॉक मार्केट में या आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे उन कंपनीज को भी रेटिंग दी जाती है, जैसे A++, B, C, D ऐसे करके रेटिंग दी जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, जितनी अच्छी जिसकी रेटिंग, तो इन्वेस्टर का भरोसा उतना ही ज्यादा उस चीज के ऊपर बढ़ जाता है और उसको उतना ही ज्यादा उस चीज के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है। तो सेम ऐसे ही अभी सेबी ने आपका अप्रूवल दिया है क्रिसिल ESG रेटिंग एनालिटिक को, जिसको कैटेगरी 1 में जो प्रोवाइड करेगा ESG रेटिंग्स और मार्केटिंग मेक करेगा एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन दी रिलेम ऑफ किस चीज के लिए। देखिए ये अगेन इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप रेटिंग दे रहे हो वो किस फील्ड में दे रहे हो और किस चीज में दे रहे हो। देखिए इन्वायरमेंटल, ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपका आता है सोशल एंड गवर्नेंस। तो ये असेसमेंट है इंडिया के, और ये जो है ये ये पर्टिकुलर एक्सलरेशन जो यहाँ पर दिया गया है ये अंडर स्कोर है जितनी भी हमारे ग्रोइंग है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ESG रेटिंग के लिए। बेसिकली किस चीज में, सेक्टर याद रखना कि कौन सा सेक्टर में बात कर रहे हैं। एक है आपका फाइनेंशियल मार्केट एंड पर्टिकुलरली इन दी गाइडिंग डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रेटिंग होती है ये इनका रोल क्या होता है, ये आपको एक गाइड करते हैं कि कौन सा बॉन्ड या कौन सा चीज जिसमें आपको इन्वेस्ट करना इजी रहेगा। तो ये जो है ESG रेटिंग जो फाइनेंशियल मार्केट, ये पर्टिकुलरली आपको एक गाइड करती है, डिसीजन मेकिंग होती है फॉर द इशुअर एंड द इन्वेस्टर, दोनों के लिए, इशुअर के लिए भी और जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी, टुवर्ड्स द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लेके ये दोनों को ही हेल्प करती है। ठीक है, अब किस किस उसमें दिया गया है, ये जो पर्टिकुलर आपकी ESG रेटिंग है ये किस चीज के सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के लिए दी गई है, वो ध्यान रखना, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस को लेके, जो कि एक एसेंशियल है इंडिया में। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आया व्हाट इज एक्चुअली रेटिंग एजेंसी और कैसे ये काम करती हैं। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है अभी सेलिब्रेट किया गया है 26 अप्रैल को। नाउ इंपॉर्टेंट इज कि ये डे एक्चुअल में होता क्या है, इसके लिए समझिए। देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे एग्जाम में पूछा जाता है कि एनुअली कब सेलिब्रेट होता है, तो आपको ध्यान रखना है एवरी 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस ईयर में जो आपका सेलिब्रेशन हुआ था उसमें बेसिकली डेडिकेट किया गया था कि हमें प्रमोट करना है रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, स्टिमुलेट करना है इनोवेशंस और क्रिएटिविटी को। ये इस बार का आपका टारगेट था। ठीक है, अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, देखो जैसे
आपने कोई इन्वेंशन किया, बहुत बेसिक टर्म में समझाती हूँ, आपने कोई इनोवेशन किया साइंस के फील्ड में और आज से पहले उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था। अगर आज आप कोक भी पीते हैं तो कोक की जो कैप है वो भी तो किसी ने इन्वेंट करी है, किसी ने तो आइडिया लगाया ना कि हमें कैप लगाना है ताकि इसकी फ्रिज जो है वो लीक ना हो। या आज आप बीपी की मशीन देखते हो या आप वेट मशीन देखते हो, किसी ने तो इन्वेंट किया है ना। तो उसको क्या फायदा मिलता है, क्या होता है, देखिए जब आप कोई साइंस में या किसी भी फील्ड में जब आप कुछ इनोवेशन करते हैं तो आप उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उसमें लाते हैं। मतलब आप अपने उसको आप क्या कर सकते हो, आप उसको अपने उस पे राइट्स पे अपने उस पे लगा लेते हो। मतलब जैसे मैंने ये किया है और मैंने सपोज ये पेन बनाया है तो ये मेरा राइट है, अगर कोई इसको यूज कर रहा है तो वो मुझे पे करेगा पैसा, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इस बार का बेसिक थीम था कि हमें ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करना है और क्रिएटिविटी को ऊपर बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, अभी एक बुक जो है वो बहुत ही फेमस है जो न्यूज में आई है। क्यों आई है? बिकॉज जो हमारे गवर्नर थे गोवा के पीएस श्रीधरन ने पिलाई ने, इन्होंने आपकी ये बुक रिलीज करी है। अब बुक टाइटल क्या है? हेवनली आइलैंड ऑफ गोवास। तो गोवा में आज आप देखोगे ना तो आपको बहुत हेवीली आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर इन्होंने आपकी एक बुक लिखी है, रिलीज करी है। किसने करी है? यू कैन सी ये पर्सन है आपके गवर्नर ऑफ दी गोवा, जिनका नाम है पीएस श्रीधरन। तो अभी एक रिमार्केबल लिटरेसी हुआ है जिसका नाम है पीएस श्रीधरन पिलाई, जो कि गवर्नर रहे हैं आपके गोवा के। इन्होंने एम्बार्क किया है ऑन अ मिशन टू अनवेल दी स्टेट रिच नेचुरल हेरिटेज थ्रू अ सीरीज ऑफ कैप्टिवेटिंग बुक्स। इन्होंने लेटेस्ट ऑफरिंग करी है हेविली आइलैंड ऑफ गोवा इन अ टेस्टमेंट टू डेडिकेटेड टू दी प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग द स्टेट लेसर नोन फैक्ट्स। तो देखिए जब भी हम कोई बुक लिखते हैं ना, वी हैविंग अ सम पर्पस। क्यों लिखते हैं? आपको मैं कह रही हूँ आप साइंस की बुक लिखिए, आर्ट्स की बुक लिखिए, हिस्ट्री की बुक लिखिए, तो कोई पर्पस होता है ताकि आप जो लिख रहे हैं वो ऑथर जो आप हैं और जो उसको पढ़ेगा रीडर, उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिले उस पर्टिकुलर बुक से। तो सेम इन्होंने जो ये बुक लिखी है तो इनका ये पर्पस है कि वो डेडिकेट करें, वो समझें लोग जितने भी हमारे प्रिजर्विंग उस एरिया में हमें नीड है, और प्रमोट करें स्टेट के लेसर नोन फैक्ट्स को, ठीक है। उसके पर्पस के लिए इन्होंने आपकी ये कंप्लीट बुक लिखी है। यू कैन सी यहाँ पर ये बुक का फर्स्ट पेज आपको दिखाया गया है कि कैसी ये बुक आपकी दिखती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आपकी एक डेवलप कंट्री है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है आपकी जो कि सॉफ्टवेयर की काफी फेमस है। तो यहाँ पर वासा वन, अब क्या है देखना इसको, ब्रिंगिंग इमेज टू दी लाइफ विथ एआई। आजकल आप देखेंगे ना एआई जो है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है ना तो उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो एआई की हेल्प से हम सेम पर्सन का, आप यहाँ पर इमेज में देखिए, आपको दोनों में कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इफ यू लुक एट दिस इमेज एंड दिस इमेज, आपको मोर और जनरल दोनों सेम देखने को मिल रही है। बट हुआ क्या है, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च एशिया की जो एआई टीम है, इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करा है वासा वन। ये क्या है? एक इनोवेटिव एआई एप्लीकेशन है जो क्या शोकेस कर रहा है, रीसेंट पेपर ऑन एयर एक्सवी। तो वासा वन जो है ये क्या करता है, देखो ध्यान से देखिए, जो वासा वन है जो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, इसका काम क्या है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में हमसे यही पूछा जाएगा। तो देखो ये क्या करता है, ये आपका कन्वर्ट करता है स्टिल इमेज को इनटू द एनिमेटेड प्रेजेंटेड विथ सिंक्रोनाइज स्पीच और सॉन्ग एग्जिबिटिंग द रियलिस्टिक फेशियल एक्सप्रेशन। समझ रहे हो आप किस लेवल का एआई टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है? आप एक इमेज से आप इस तरह का एआई बना दे रहे हो कि वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी शो कर रहा है, वो आपका स्पीच भी दे रहा है। तो आप डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पाओगे बट विच वन इज ओरिजिनल, विच वन इज क्रिएटेड बाय द एआई। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपको इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है रियल इमेज में। यू कैन सी इन द एआई इमेज, देखो सेम एक्सप्रेशन, इवन इस तरह का एक्सप्रेशन देने लगा है कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, स्पीच हैं, सॉन्ग्स हैं, एग्जिबिट करता है एकदम रियल फेशियल एक्सप्रेशंस को। तो ये आपको ध्यान रखना है वासा वन, जो कि एशिया की एआई टीम ने अभी इंट्रोड्यूस करा है, जिसका काम क्या है, ये कन्वर्ट करता है स्टिल इमेजेस और एनिमेटेड रिप्रेजेंटेशन को और सिंक्रोनाइज कर देता है स्पीच को, सॉन्ग को, और एग्जिबिट करता है एकदम रियल फेशियल एक्सप्रेशंस को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये तो हमने डिस्कस करे इस वीक के इंपॉर्टेंट और नेशनल और इंडियन जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। नाउ अब सेकंड सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पोर्ट्स इन न्यूज। तो स्पोर्ट्स इन न्यूज में कौन से पर्सन अभी आपके न्यूज में रहे और क्यों रहे, कौन नए पर्सन बने हैं और कोई अवार्ड इसमें दिया गया है कि नहीं, वो सब टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे,
ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला स्पोर्ट्स में कौन सा न्यूज आया है। देखिए, युवराज सिंह का नेम लिया गया है आईसीसी मैन T20 कप में 2024 के, इनको एम्बेसडर बनाए गए। तो नाउ एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर कौन बने हैं हमारे, तो नाम क्या ध्यान रखेंगे, युवराज सिंह। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट लीग युवराज सिंह को एज एन एम्बेसडर ऑफ अपकमिंग, जो भी आपके अपकमिंग आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होंगे उसमें आपके ये ब्रांड एम्बेसडर हमारे हैं, जिसमें क्या है 36 says remaining until the highly anticipated global event for T20 क्रिकेट कमेंसिंग। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना है आपको पहले आर्टिकल में। अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की। सेकेंड में देखिए, नरसिंह यादव जो है वो इलेक्टेड हुए हैं चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलेटिक्स कमीशन के। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के रिसेंटली कौन है जिनका आपका नॉमिनेट किया गया है, नाम ध्यान रखना, नरसिंह यादव। तो अब इसके बारे में देखते हैं। ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, WFI का मतलब है आपका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसने कंप्लीट किया है अभी प्रोसेस मैंडेट बाय द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा, जो एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट्स में। तो यहाँ पर एज अ कंडीशन फॉर लिफ्टिंग द सस्पिशन ऑफ WFI UWN है आपकी वर्ल्ड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। इन्होंने इंस्ट्रक्ट दिया है फेडरेशन की वो एस्टेब्लिश करें एक एथलेटिक्स कमीशन का, जो कि एड्रेस करेगा ग्रीवेंसेस जितने भी हैं आपके रेसलर्स के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना नरसिंह यादव को इलेक्ट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ WFI का कमीशन के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, अभी हमारे यहाँ पे लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 के अनाउंस करे गए हैं। इसमें आपके सामने कुछ प्लेयर्स हैं, आपको देखने को मिल रहे होंगे, इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स को अवार्ड दिया गया है बेसिकली। तो है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो प्रेस्टिजियस 2024 का ये स्पोर्ट्स अवार्ड है सेरेमनी, ये आपकी हेल्ड होगी कहाँ पे, मैड्रिड में, जो कि एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स और उनके रिमार्केबल अचीवमेंट को। देखिए, जब बचपन में भी हम लोग क्लास में फर्स्ट आते थे तो हमें एक प्राइज दिया जाता था, सो दैट हमारा जो एप्रिसिएशन लेवल है, जो हार्ड वर्क का लेवल है, वो हमेशा बढ़ते रहे उस तरह से। तो वैसा ही यहाँ पर भी है, हर स्पोर्ट्स पर्सन को भी उसके अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये इवेंट जो है ये ऑनर है सेवरल स्पोर्ट्सिंग आइकन्स में who have left an indelible mark on their respective discipline। तो जिसने अपने डिसिप्लिन में पर्टिकुलर फील्ड में अचीवमेंट किया है, उन सबको यहाँ पे आपका कांग्रेट्स किया जाएगा और प्राइज सेरेमनी दी जाएगी। नाउ इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए कि किसको दिया गया है और क्यों दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो उससे पहले एक बार हम समझते हैं कि ये स्पोर्ट्स अवार्ड होता क्या है जो न्यूज में आया है। ये लॉरेंस जो है ये वर्ल्ड का स्पोर्ट्स अवार्ड है, जो एनुअल इवेंट है, जो सेलिब्रेट होता है रिमार्केबल स्पोर्टिंग अचीवमेंट एंड द शोकेस ऑफ इनिशिएटिव ऑफ लॉरेंस स्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। शॉर्टलिस्ट करता है बहुत सारी कैटेगरी में, क्रिएट करता है थ्रू दी वोट। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ही उसको अवार्ड दे रहा है, वोटिंग होती है फ्रॉम ओवर दी 1000 स्पोर्ट्स मीडिया प्रोफेशंस के द्वारा, एंड फॉर दी मोर देन 70 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। इंटरनेशनल पैरालंपिक्स ओलंपिक कमेटी जो है वो शॉर्टलिस्ट करती है वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर विथ अ डिसेबिलिटी के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो अब देखते हैं स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है। मैन में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है, आपने सुना होगा नोवाक का नाम। दिस इज अ वेरी वेरी फेमस पर्सन। ये आपके कौन है, एक टॉप रैंक टेनिस प्लेयर है, जिनको आपका नेम दिया गया है लॉरेंस हिस्ट्री बाय द बिकमिंग द वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर फ्रॉम द 5th टाइम। तो ये ध्यान रखना है, मैन में अगर आता है एग्जाम में कि किसको दिया गया है, तो यू शुड नो द पर्सन नोवाक, और ये 5th इन द टाइम है, मतलब लास्ट 5 ईयर से इन्हीं को मिल रहा है। दिस अचीवमेंट मार्क द रोजर फेडरल रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट डेकोरेटेड मेल एथलेटिक्स इन दिस कैटेगरी। तो ये आपका किसको बीट करता है, रोजर फेडरर को आपने सुना होगा, जो कि यही गेम आपके खेलते हैं। डोजोवोक जो है ये प्रीवियसली वॉन किया था इन्होंने 2012 में, उसके बाद इनको मिला था 15 में, 16 में और 19 में। नाउ फिर से 24 में इनको दिया गया है। तो दिस इज द 5th टाइम जो इनको अवार्ड दिया गया है। तो एग्जाम में आएगा कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन कौन है इस फील्ड में, तो आपको नाम ही ध्यान में रखना है कि कौन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अगर ये मैन है तो वुमेन भी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है, एटना। तो ये कौन है, ये आपके एक फुटबॉल स्टार हैं फ्रॉम दी बैरेकोलाना एंड स्पेनिश नेशनल टीम से ये खेलती हैं।
जो आपकी फर्स्ट फुटबॉलर है, इस नेम में आपकी आई है वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर में। इनके जो एक्सेप्शनल स्किल्स हैं एंड स्पोर्ट्समैनशिप है ऑफ द पिच वाज सेलिब्रेटेड मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द स्पोर्ट्स। तो इनका नाम ध्यान रखना कौन है जिनको वुमेन की कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ अनदर नोटेबल अवार्ड्स जो हैं इसके अलावा। टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? स्पेन वुमेन फुटबॉल टीम को दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? एरिसा ट्रू को दिया गया है। लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर द गुड अवार्ड किसको दिया गया है? इस पर्टिकुलर रफाल नडाल को दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी अवार्ड किसको दिया गया है? डेड डी ग्रूट को दिया गया है। तो यहाँ पर ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जिनको हमने देखा कि किस किस फील्ड में ये दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीक के। तो नेक्स्ट वीक में हम मिलेंगे फिर से आपके साथ एक नए करंट अफेयर्स के साथ। तो आप इनको पढ़िए एंड कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे तो जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस मैं करंट कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगी, आप उसका एक बार मुझे आंसर भी देंगे। और नेक्स्ट सेशन में मैं इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आपको स्टार्टिंग में पूछूंगी एंड देन वी विल प्रोसीड टू दी उस पर्टिकुलर वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।